गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेहता डिजिटल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विश्व के कृषि वर्गीकरण के दौरान नेक्स्ट कृषि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, इससे पहले हमने पढ़ा था विश्व में गहन जीवन निर्वाह कृषि का प्रतिरूप। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि और गहन जीवन निर्वाह कृषि से जो प्रश्न आता है वो कई बार इनकी स्वयं की टिप्पणी करवाता है, कई बार इन दोनों में अंतर पूछता है। 3 नंबर का प्रश्न आता है। पहले विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि को पढ़ते हैं, गहन जीवन निर्वाह कृषि को हमने पढ़ा है ऑलरेडी। फिर इसके पढ़ने के बाद हम दोनों में अंतर देखते हैं, तो एक एक करके देखते हैं। पहले विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि जिसका उद्देश्य जो है वो है व्यापार करना, यानी व्यापारिक उद्देश्य के आधार पर यह कृषि की जाती है। कृषि पद्धति की बात मैं करूं या कृषि प्रणाली की बात करूं तो ये जो कृषि है वह बड़े भूभाग में की जाती है और समस्त कार्य यंत्रों से होता है, यंत्रीकरण के माध्यम से। इस कारण से इस कृषि को मशीनीकृत कृषि भी कहते हैं। इसके बाद हम देखें कि व्यापार जिसका उद्देश्य है, इसका मतलब वहाँ लाभ कमाने के लिए या वो पूंजी लगा करके और लाभ की आशंका से कृषि कार्य करेगा। तो सभी कृषि तकनीकी है, जैसे उन्नत बीज, उन्नत खाद, और भी कोई फसल को अच्छे गुणवत्ता युक्त या फसल के अच्छे उत्पादन के लिए जो काम लिया जाता है, सिंचाई का प्रयोग करना, साथ ही साथ इसमें जो दवाइयाँ है जो फसल के उत्पादन में वृद्धि करती है, कीटनाशक है, उनका प्रयोग करना, सभी का प्रयोग करते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो कार्य यंत्रों से होता है, श्रम जो है वो प्राय कम होता है। अब परिणाम क्या निकलता है? परिणाम निकलता है कि ये जो कृषि है उसमें प्रति हेक्टर उत्पादन तो होता है कम और प्रति व्यक्ति उत्पादन होता है ज्यादा। प्रति हेक्टर उत्पादन तो क्या होता है? कम, और प्रति व्यक्ति उत्पादन होता है ज्यादा। अब इस प्रकार की कृषि है वो कहाँ की जाती है? तो विश्व के अंदर देखें तो विश्व के जितने भी शीतोष्ण या मध्य अक्षांशीय घास के मैदान हैं, उन घास के मैदानों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। अब घास के मैदान हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि घास के मैदान कौन कौन से हैं, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। तो इसमें है यूरेशिया जो है उसका स्टेपीज, आपके अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, जिसमें कनाडा और यूएसए में प्रेरीज, अर्जेंटीना का पंपास, अफ्रीका का वेल्स, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स, न्यूजीलैंड का
केटरबरी, केटरबरी, ये घास के मैदान है, जो मध्य अक्षांशीय घास के मैदान है, वहां ये कृषि की जाती है। अब इस कृषि की फसल की बात करूं तो इसकी फसल है, मुख्य है वो गेहूं है, गेहूं। और गेहूं के अलावा जो राई, सरसों, ये इसकी मुख्य फसलों में आते हैं। और हम बात करें कि ये जो कृषि कार्य है ये विश्व की मध्य अक्षांशीय प्रदेशों में किया जाता है। विश्व के जितने मध्य अक्षांशीय देश है जहां ये काम किया जाता है वो सभी देश कौन सी श्रेणी में आ रहे हैं? विकसित श्रेणी में आ रहे हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि मशीनीकृत कृषि है या विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि है, उसके कृषि का कार्य प्राय विकसित देशों में किया जाता है। इसकी लोकेशन यूरेशिया स्टेपीज घास के मैदान है, उनकी लोकेशन मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, एक बार देख लेते हैं। ये समझ में आ गया ना उद्देश्य क्या है? ये लोकेशन में देखे तो छोटे से मैप के माध्यम से हम देख लेते हैं एक बार। फिर इसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि और इसमें अंतर देखते हैं। तो एक बार देख लेते हैं। ये यूरेशिया जो है इसका स्टेपीज है, ये आपका प्रेरीज है घास का मैदान। यहाँ पे अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना का पंपास है। ये आपका डाउन्स है, सॉरी वेल्स है, वेल्स अफ्रीका का वेल्स, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स और न्यूजीलैंड का कैटरबरी। ये आपके मुख्य घास के मैदान है। अब हम देखते हैं कि ये अंतर आता है 3 नंबर का, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में और आपके जो गहन जीवन निर्वाह कृषि। एक बार देख लिया, गहन जीवन निर्वाह कृषि आपने पढ़ी है, तो गहन जीवन निर्वाह कृषि उद्देश्य क्या था? जीवन निर्वाह है। एक बार देख लेते हैं, प्रश्न आता है अंतर का। उद्देश्य क्या है? जीवन निर्वाह है। उसका क्या है? व्यापार। इसका क्षेत्र कैसा होता है? मध्यम होता है। इसका क्षेत्र क्या है? बड़ा है। इसमें सारा काम श्रमिकों के माध्यम से होता है, यंत्रीकरण नहीं होता। इसमें काम है वो श्रमिकों के माध्यम से कम और यंत्रों से क्या होता है? ज्यादा। सारी कृषि तकनीक उपयोग करते हैं, हाँ तकनीकी सब ये भी उपयोग करते हैं, ये भी, क्योंकि इसमें भी उद्देश्य होता है ज्यादा लोग हैं तो उत्पादन ज्यादा प्राप्त करना, और इसका भी उद्देश्य क्या होता है? उत्पादन प्राप्त ज्यादा करना। परिणाम क्या निकलता है? परिणाम है कि प्रति हेक्टर तो उत्पादन होता है यहाँ पे ज्यादा, इसमें होता है कम। इसमें प्रति व्यक्ति उत्पादन है वो होता है कम, और इसमें होता है ज्यादा, क्योंकि लोग कम है तो उत्पादन ज्यादा हो गया प्रति व्यक्ति, और भूमि है वो ज्यादा है लेकिन जो उत्पादन है भूमि की तुलना में कम हुआ है। यहाँ सारे श्रमिक लगे होते हैं, इसका उत्पादन क्या होता है? ज्यादा होता है। विश्व में कहाँ की जाती है? तो ये मानसून एशिया में की जाती है। मानसून एशिया में 2 रूप हो गए, एक तो चावल प्रधान, एक है चावल विहीन। चावल विहीन का जो फसल का रूप है वो तो गेहूं है, और चावल प्रधान का जो रूप है वो चावल है। ये मानसून एशिया के बाहरी भागों में, मानसून एशिया के आंतरिक भागों में की जाती है। ये की जाती है कहाँ पर? विश्व के, ये विश्व के विकासशील देश है, विकासशील, और ये विश्व के कैसे? सारे विकसित देश है। तो ये आपके घास के मैदानों में इसकी जो फसल है वो क्या है? गेहूं है।
और इसकी फसल है चावल और गेहूं दोनों है, चावल और गेहूं दोनों है। तो समझ में आ गया होगा। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि और गहन जीवन निर्वाह कृषि। अब हम देखते हैं इसके बाद अगली कृषि बागाती कृषि, औपनिवेशिक कृषि, इसके बाद हम देखते हैं बागाती कृषि बोलते हैं। तो बागाती कृषि वही है, औपनिवेशिक कृषि भी वही है, व्यापारिक कृषि या वाणिज्य कृषि भी वही है, उसी के नाम है। औपनिवेशिक कृषि बोल दो, व्यापारिक बोल दो, या बागाती बोल दो, या रोपण कृषि बोल दो। रोपण कृषि एक ही बात है, रोपण कृषि। एक बार कृषि पद्धति देखते हैं। कृषि पद्धति या प्रणाली, इसमें क्या होता था कि सबसे पहले यह कृषि औपनिवेशिक काल में आई, औपनिवेशिक काल में आई। और औपनिवेशिक काल में क्या था कि जहां पर अंग्रेजों को लगा कि ये क्षेत्र है, ये उन फसलों के लिए अनुकूलित है, तो वहां पर उसने क्या किया, वो पौध रोपण, पौध तैयार किए एक जगह, और उस तैयार पौध को अनुकूलित क्षेत्र में, तैयार पौध को अनुकूलित क्षेत्र में क्या किया, लगाया, यानी पौध को रोपण किया। इस कारण से औपनिवेशिक काल में आरंभ हुई, तो क्या बोलते हैं, औपनिवेशिक कृषि। ठीक है। और पौध तैयार करके लगाया, इसलिए क्या बोलते हैं, रोपण कृषि। जितनी भी फसलें लगी वो कैसी है, बागानी, जैसे गन्ना है, चाय है, केला है, नारियल है, तो इस प्रकार से इसे क्या बोलते हैं, बागानी। मसाले हैं, और उद्देश्य क्या था, व्यापार करना, इस कारण से इसे क्या बोलते हैं, व्यापारिक कृषि। तो नाम तो समझ में आ गया होगा, पौध तैयार करना, अनुकूल क्षेत्रों में पौध लगाना, ये इसकी रूपरेखा है। अब देखते हैं इसके अंतर्गत, देखें तो श्रमिक है वो औपनिवेशिक काल के दौरान सस्ते कुशल श्रमिक ये काम में लेते थे। साथ ही पूंजी जो है वो सर्वाधिक मात्रा में। उद्देश्य क्या था इसका, अधिक उत्पादन या अधिक लाभ प्राप्त करना। उद्देश्य क्या था, अधिक उत्पादन प्राप्त करना या अधिक लाभ प्राप्त करना। और इसके पीछे ये सभी प्रकार की तकनीकियों का प्रयोग करते थे। क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र इनके पास में औपनिवेशिक क्षेत्र जो है वो काफी था, इसमें कोई छोटा या मध्यम क्षेत्र नहीं था, विस्तृत क्षेत्र है, इसमें ये लोग ये कार्य करते थे। सबसे पहली बात ये है कि फसल जो है वो एक ही फसल का, मतलब एक ही फसल का ये लोग चयन करते थे, एक ही फसल होनी चाहिए थी, और एक ही फसल में भी ये मुख्य रूप से नकदी फसल या व्यापारिक फसल का ही चयन करते थे। मतलब इसमें खाद्यान्न फसलों का चयन इन लोगों ने नहीं किया। अब बात करते हैं कि इस औपनिवेशिक काल के दौरान कौन कौन से प्रदेश थे जहां पर इन उपनिवेशों ने अपने कृषि कार्य को अंजाम दिया। तो एक एक करके देखते हैं कि ब्रिटेन वाले थे, ब्रिटेन वासियों ने भारत और श्रीलंका में चाय, भारत और श्रीलंका में चाय। इसके अलावा देखें तो मलेशिया में रबर, और पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना और केले के बागान लगाए।
इसके बाद फ्रांस वासियों ने पश्चिमी अफ्रीका में कॉफी या कोकोआ की पौधे लगाई तथा अमेरिका ने फिलीपाइंस में नारियल व गन्ने के बागान लगाए। इसी के साथ देखें तो जैसे ही औपनिवेशिक काल का अंत हुआ, ये सारे जो इस क्षेत्र थे वो स्थानीय स्व शासन के अधिकार में आ गए। हालांकि आज वही जो भारत में, श्रीलंका में चाय होती है, उन प्रदेशों में होती है, मलेशिया में रबड़ होता है तो होता है, लेकिन ये स्थानीय जो शासन थे उनके अधीन चले गए। लेकिन जो यूरोपवासी थे, यूरोपवासियों द्वारा जो ब्राजील के अंदर कॉफी के बागान लगाए गए, उन्हें प्रश्न आ चुका है बोर्ड में, फेजेंडा कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? फेजेंडा कहते हैं। तो कॉफी के जो बागान लगाए, किसने लगाए? यूरोपवासियों ने। ये कॉफी के बागान जिन्हें क्या बोलते हैं? फेजेंडा। ये आज भी यूरोपवासियों के अधीन है और बाकी लगभग जितने भी उन्होंने लगाए थे वो सारे के सारे क्या हो गए? उन्हीं के अधीन है। और जो फेजेंडा है वो किसके अधीन है? यूरोपवासियों के अधीन है। ये क्लियर है। अब हम बात करें कि औपनिवेशिक कृषि के विश्व में कौन कौन से प्रदेश है, तो जहां जहां ये कृषि कार्य हुआ वो सारे क्या है? औपनिवेशिक कृषि प्रदेश है। जैसे आपके भारत है, श्रीलंका है, आपके म्यांमार है, कंबोडिया है, मलेशिया है, फिलीपाइंस है, आपके ब्राजील है। ये सारे प्रदेश जो है वो आपके औपनिवेशिक कृषि के क्षेत्र माने जाते हैं। इसके बाद हम लास्ट बात करें कि कौन कौन सी फसलें, तो फसलों में देखो आपके चाय, रबर, गन्ना, केला, जूट वगैरह, इसके अलावा मसाले जितने भी हैं उन मसालों के अंदर भी औपनिवेशिक कृषि के दौरान ये मसाले भी उगाए गए। तो विश्व में औपनिवेशिक कृषि का प्रतिरूप हमने पढ़ा। औपनिवेशिक कृषि के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट कृषि। समझ में तो आ गया ना? नेक्स्ट कृषि वो आपकी है मिश्रित कृषि। देखो नाम से ही है कि मिली हुई है। मिली हुई क्या है? तो मिश्रित कृषि के दौरान देखें तो कृषि के साथ साथ कृषि प्रणाली बता रहा हूँ। कृषि के साथ साथ क्या होता है? इसमें पशुपालन किया जाता है और कृषि के दौरान खाद्यान्न का उत्पादन जो होता है, खाद्यान्न का उत्पादन उन्हीं फसलों का होगा जो क्या है, खाद्यान्न के साथ साथ क्या हो, चारे वाली फसलें हो। तो कृषि के साथ साथ खाद्यान्न का भी उत्पादन किया जाता है। तो ऐसी कृषि कौन सी कि जिसमें कृषि के साथ साथ क्या हो? पशुपालन हो। तो ऐसी कृषि को क्या बोलते हैं? मिश्रित कृषि बोलते हैं। अब देखते हैं कृषि की प्रणाली या कृषि की पद्धति कैसी है। कृषि प्रणाली में हम देखते हैं कि यह जो कृषि है उसमें कृषि के साथ साथ क्या होता है? पशुपालन होता है और पशुपालन के दौरान चारे की फसलें होते हैं। क्षेत्र इसका जो होता है वो मध्यम होता है। क्षेत्र कैसा होता है? मध्यम होता है। लेकिन यहाँ इस छोटे से क्षेत्र में अधिक पूंजी के माध्यम से यह कृषि कार्य किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कुशल श्रमिक चाहिए, सस्ते श्रमिक चाहिए,
कुशल और सस्ते, और मतलब ऐसे श्रमिक चाहिए जो कृषि कार्य में निपुण हो और पशुपालन में भी निपुण हो। पूरे 12 महीने श्रमिक चाहिए। कृषि कार्य अगर करवाए तो 1 महीने, हम 4 महीने या 5 महीने जो कृषि कार्य होता है उसमें श्रमिक की आवश्यकता, उसके बाद में हम श्रम नहीं रखे। लेकिन यहाँ तो पूरे 12 महीने श्रमिक चाहिए। दूसरी बात, ये तीनों प्रकार की फसलें हैं उनका उत्पादन करते हैं, पूरे 12 महीने फसलों का उत्पादन करेंगे। यानी ये फसल तकनीकियों का प्रयोग करते हैं। फसल तकनीकी में कौन कौन सी, जैसे सस्यावर्तन, जैसे अंतः फसली। सस्यावर्तन क्या होता है, जैसे एक कृषि वर्ष है, एक कृषि वर्ष में 3 कृषि ऋतुएं हैं, जैसे अपनी होती है रबी खरीफ जायद, तो अलग अलग रबी खरीफ और जायद, रबी खरीफ और जायद अलग अलग ऋतुओं में क्या करते हैं, अलग अलग फसलों का चयन करके बोना, जिससे क्या होता है कि भूमि की उर्वरकता शक्ति बनी रहती है। तो इस प्रकार के रूप में बोलते हैं सस्यावर्तन। सस्य यानी फसल का, आवर्तन मतलब बदल बदल के बोने का प्रतिरूप, क्या कहलाता है, सस्यावर्तन। और अंतर फसली का मतलब है एक फसल है, एक फसल मतलब एक फसल ऋतु। इस एक फसल ऋतु में अपना एक खेत है और यहाँ पे हम 2 या 4 फसलें बोते हैं। अगली बार जब इस फसल की बारी आई तो हम इसी फसल को इसी खेत में, मान लो 4 फसलें बो रहे हैं, जैसे खरीफ है तो खरीफ में आपने बाजरा ही बोया, आपने मूंग भी बो दिए, आपने ग्वार भी बो दिया। अब यहाँ अलग अलग बो दिए, बाजरा, ग्वार, मूंग, और अब जब आगे आएगा तो हम क्या करते हैं, इसी खेत में इसको क्या करते हैं, बदल देते हैं। जिससे क्या है कि ये जो फसल का बदलकर बोने का प्रतिरूप है एक फसल ऋतु में, इसके कारण भी भूमि की उर्वरकता शक्ति बनी रहती है और इसको बोलते हैं क्या, अंतः फसली। तो समझ में आ गया, एक ही फसल ऋतु में फसलों को कृषि क्षेत्र में बदल के बोना वो तो अंतः फसली है, या एक से ज्यादा फसलें बोना अंतः फसली है, और ऋतु के दौरान बदल के बोना ये क्या है, सस्यावर्तन। तो इसके अंदर ये कृषि तकनीक है उनका उपयोग भी किया जाता है। तो पूंजी अधिक होती है, क्षेत्र मध्यम होता है, चारे की फसलें भी बोते हैं, कृषि और पशुपालन साथ साथ होता है। पूंजी अधिक इसलिए लगती है कि पशुपालन के लिए सर्वाधिक पूंजी का ये लोग उपयोग करते हैं। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है अधिक लाभ कमाना या व्यापार करना। तो व्यापार करना क्या है, इसका उद्देश्य है। तो क्लियर हो गया ये क्या, मिश्रित कृषि। अब कौन कौन से एरियाज में ये मिश्रित कृषि होती है, तो एरिया की बात करें तो इसके अंतर्गत विश्व में अमेरिका का जो पूर्वी भाग है, उत्तरी पूर्वी भाग, उसमें इस प्रकार की कृषि की जाती है। साथ ही जो आपका यूरोप है, यूरोप का पश्चिमी भाग, उसमें भी इस प्रकार की कृषि की जाती है, क्योंकि पशुचारण जो है वो डेयरी कृषि के रूप में ही इस अफ्रीका के पूर्वी भाग में, यूरोप के पश्चिम भाग में, तथा एशिया के जो आंतरिक भाग है या एशिया के दक्षिणी पूर्वी भाग है उन क्षेत्रों में, और दक्षिणी गोलार्ध में शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। इस कृषि में एक सबसे मेन बात है कि यहाँ पर जो उन्नत परिवहन माध्यम होना चाहिए, और ये कृषि लगभग आपके महानगरों के समीप होनी चाहिए, जिससे पशुपालन से प्राप्त उत्पाद है वो महानगरों में पहुंचाए जा सके। और साथ ही यहाँ पे जो कृषक है, जो श्रमिक है, वो कैसे होने चाहिए, कुशल होने चाहिए, जो पशुपालन के लिए और कृषि के लिए दोनों के लिए उपयुक्त हो। तो इस प्रकार हमने विश्व के अंदर विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि और बागाती या व्यापारिक कृषि और तीसरी मिश्रित कृषि को पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे
विश्व की अन्य कृषि और प्राथमिक क्रियाएं। धन्यवाद।